नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे चर्चा करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है तो आप उस प्रश्न को ठीक कर सके, अपनी परीक्षा क्वालिफाई कर सके। सामान्य तौर से हम 4 से 5 खबरों को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं जो पिछले एक सप्ताह में लगातार चर्चा में रही है। तो सबसे पहले 4 से 5 खबरों को देखते हैं। 4 महत्वपूर्ण खबरें रही हैं पिछले सप्ताह। कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं? एक है शूडो मेलानिस्टिक टाइगर, जिसको छद्म मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से भी जानते हैं। फिर बात करेंगे जैव विविधता कोप 16 के परिणामों पर। ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जो कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत होती है और इसकी कोप 16 की बैठक हाल ही में कोलंबिया में संपन्न हुई है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। केरला को लेकर के हाल ही में केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा एक योजना ये प्रस्तुत की गई है, इसको अप्रूवल प्रदान किया गया है। ग्लेशियल झीलों का विस्तार, हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है केंद्रीय जल आयोग की, जिसने कहा है कि ग्लेशियल झीलों का विस्तार लगातार हो रहा है। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। ये सभी खबरें आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको एनवायरनमेंट दिस वीक दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खास सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी माध्यम के कई शाखाओं पर प्रारंभ करने वाले हैं। जैसे करोल बाग में हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। इसी प्रकार से इंदौर शाखा में 11 नवंबर से बैच प्रारंभ होगा, उसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। लखनऊ शाखा में बैच 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। और उसी प्रकार से जयपुर शाखा में बैच 27 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11 बजे। आप 8750187501 पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की दुविधा है, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी पहली खबर जो है वो मेलानिस्टिक टाइगर से संबंधित है। मेलानिस्टिक टाइगर लगातार चर्चा में रहा है और चर्चा में रहने का सबसे प्रमुख कारण है कि महाराष्ट्र में स्थित ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में रिलोकेट किया गया है, स्थानांतरित किया गया है, क्योंकि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में मेलानिस्टिक जो टाइगर हैं, जो कि आपको काली धारियों वाले दिखाई देंगे, चौड़ी काली धारियां उन पर दिखाई देंगी, जिनको हम छद्म मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या बेहद ज्यादा बढ़ गई है। तो एक संतुलन स्थापित करने के लिए इस निर्णय को लिया गया है। इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। खबर यही है कि जो महाराष्ट्र में स्थित टाइगर रिजर्व है, जिसको हम ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, यहां से एक बाघिन को 28 अक्टूबर 2024 को 800 किलोमीटर दूर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहां पर स्थानांतरित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उड़ीसा में आनुवंशिक पूल में विविधता लाना, यानी जो कि जेनेटिक पूल होता है किसी भी प्रजाति का, उसमें एक विविधता को बनाए रखना, ताकि स्थानीय बाघ आबादी में अंतः प्रजनन की समस्या से निपटा जा सके। इस अंतः प्रजनन के कारण, इन ब्रीडिंग के कारण ही ऐसा माना जा रहा है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में लगातार छद्म मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व, जिनमें चौड़ी चौड़ी काली पट्टियां देखने को मिलती हैं, और इस प्रकार से ये कुछ दिखाई देगा जैसा कि आपने देखा है कि इसमें बहुत ही चौड़ी काली धारियां देखने को मिलेंगी और बीच बीच में नारंगी और या गहरे भूरे रंग की धारियां देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये लगभग काला टाइगर दिखाई देता है और बंगाल टाइगर का ही एक, आप कह सकते हैं कि कलर वेरिएंट है ये। तो इस तरह के टाइगर्स की संख्या सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बेहद ज्यादा बढ़ गई है, जिसका कारण अंतः प्रजनन को माना जा रहा है। और इस अंतः प्रजनन की समस्या से निपटने के लिए और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में टाइगर की जनसंख्या में एक विविधता को बनाए रखने के लिए ही ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को यहां पर रिलोकेट किया गया है, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। तो अंतः प्रजनन के परिणाम स्वरूप ही छद्म मेलानिस्टिक बाघों की संख्या में वृद्धि मानी जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि जो छद्म मेलानिस्टिक टाइगर है, जिनको शूडो मेलानिस्टिक टाइगर के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या है? शूडो का मतलब क्या हुआ? छद्म, यानी आप फाल्स के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। और मेलानिस्टिक का मतलब होता है डार्क कलर। और ये कलर किस रूप में सामने आता है?
गहरे काले रंग के रूप में हमारे सामने आता है। तो छद्म मेलानिस्टिक टाइगर बंगाल बाघों का ही एक कलर वेरिएंट है, उसी का एक रंग रूप है और मुख्यतः काले रंग का ये दिखाई देता है। सफेद और नारंगी रंग की धारियां दिखाई देती हैं, लेकिन कई बार काले रंग की जो धारियां होती हैं वो इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि काले रंग का ही बाघ दिखाई देने लगता है। ये खबर हमने जान ली, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में भी जान लेते हैं। 1700 तक, या आप कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी तक छद्म मेलानिस्टिक टाइगर को, यानी जो काली धारियों वाला टाइगर है, इसको एक पौराणिक कथा ही माना जाता था। इसकी सच्चाई में कोई विश्वास नहीं करता था कि इस प्रकार के टाइगर भी रहते होंगे। इसका पहला प्रमाण हमें कब प्राप्त होता है? इसका पहला प्रमाण जेम्स फोर्ब द्वारा बनाए गए एक कलर पेंटिंग, एक वाटर कलर पेंटिंग जिसको जल रंग चित्र के नाम से जानते हैं, उससे प्राप्त होता है। 1970 के दशक में कुछ ऐसे विवरण हमें प्राप्त होते हैं कि अमेरिका स्थित ओक्लाहोमा सिटी जू में एक बाघिन ने इस तरह के बाघ को जन्म दिया था, लेकिन खुद ही उस बाघिन ने अपने शावक को मार दिया था। इसके बाद हमें कुछ प्रमाण दिल्ली से भी प्राप्त होते हैं कि कुछ बाघों का शिकार करने वाले लोगों के पास खाल प्राप्त हुई थी इस तरह के छद्म मेलानिस्टिक बाघ की। लेकिन इसका जो सबसे हालिया प्रमाण और सबसे, आप कह सकते हैं कि विस्तृत प्रमाण हमें हासिल होते हैं, वो 2017-18 तक सिमलीपाल में देखने को मिलते हैं। और सिमलीपाल में ये देखने में आया है कि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रंग का एक आनुवंशिक आधार है, यानी ये रंग इस प्रकार से क्यों आता है बाघों में, इसका सबसे बड़ा कारण है उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन वस्तुतः क्या होता है? म्यूटेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन है, डीएनए सीक्वेंसिंग में होने वाला परिवर्तन है। यह परिवर्तन क्यों होता है? इसके कई कारण होते हैं, जैसे कोशिकीय विभाजन के दौरान होने वाली त्रुटियों के कारण ये हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ये हो सकता है। तो कई कारण इसके होते हैं। तो उत्परिवर्तन के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन के कारण, म्यूटेशन के कारण ये होता है। और किस जीन में इस तरह का परिवर्तन हुआ है कि बाघों पर एक काले रंग की चौड़ी धारियों वाली पट्टियां हमें देखने को मिलती है, उस जीन को हम कहते हैं टाकपेप जीन। टाकपेप जीन के नाम से इसको जाना जाता है और इसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। टाकपेप जीन में होने वाले उत्परिवर्तन के कारण ही छद्म मेलानिस्टिक बाघों के असामान्य कोट पैटर्न का निर्माण होता है। उत्परिवर्तन क्या करता है? म्यूटेशन क्या करता है कि बाघों के पीला भूरा या पीला नारंगी बालों पर धारियों को चौड़ा और फैला देता है, चौड़ा कर देता है, फैला देता है, जिससे कभी कभी उनका रंग काला प्रकट होता है, या कई बार ये धारियां काले रंग की इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती हैं कि बाघ पूरी तरह से हमें काला दिखाई देने लगता है। इसके बारे में शोध किसने किया है? शोध करने वाली संस्था है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस। इसी ने एक अध्ययन किया है और इसने अपने अध्ययन में कहा है कि इस रंग के लिए जिम्मेदार टैकपेप जीन के उत्परिवर्तन की पहचान उसने की है और इसी उत्परिवर्तन के कारण काला रंग बाघों में काले रंग की धारियां आ जाती है। उत्परिवर्तन जीन अनुक्रम में, यानी जीन सीक्वेंसिंग में 1360वें स्थान पर हुआ है, जो साइटोसिन को थायमिन में बदल देता है। इसी के कारण ये काली धारियां उत्पन्न होती हैं। अगर हम इसके आवृत्तियों की और वितरण की बात करें तो इस बात को हमें देखने की जरूरत है कि इस प्रकार का जो म्यूटेशन है वो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जो कि ओडिशा में स्थित है, सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी आवृत्ति है 0.58। 0.58 का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितने शावकों का वहां पर जन्म हो रहा है उसमें 60% में ये संभावना है, लगभग 60% में संभावना है कि इस म्यूटेशन के कारण काली धारियों वाले शावकों का जन्म होगा। इसका 0.58 आवृत्ति का ये मतलब है। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर ली। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की अवस्थिति को आप यहां देख सकते हैं, उड़ीसा में ये स्थित है। इसकी स्थिति को जानना महत्वपूर्ण है। सिमलीपाल में आनुवंशिक विसंगतियों का कारण क्या है? अंतःप्रजनन हमने बताया था। अंतःप्रजनन है और अलगाव है। अंतःप्रजनन का मतलब है कि अगर आनुवंशिक विविधता बहुत ज्यादा नहीं है तो लगातार इन ब्रीडिंग के कारण एक ही तरह के शावकों का जन्म हो रहा है। और अलगाव का मतलब यह है कि सिमलीपाल एक बहुत ही अलग थलग प्रकार का टाइगर रिजर्व है, इसके आसपास अन्य टाइगर रिजर्व स्थित नहीं है और इसलिए आनुवंशिक विविधता, या आप कह सकते हैं प्रजातिगत विविधता नहीं रहती है। स्थानांतरण टाइगर का एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में बेहद सीमित होता है। तो सिमलीपाल आबादी जो है टाइगर्स की, वो भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग है, जिसके कारण अंतः प्रजनन होता है। आनुवंशिक बहाव यानी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है
उसने भी यादृच्छिक संयोग यानी जो रैंडम संयोग है उसके माध्यम से टेकपेप उत्परिवर्तन की उच्च घटना में योगदान दिया है। यानी आप इस घटना के लिए कुछ ये भी कह सकते हैं कि संयोग इस प्रकार से हुआ है, पूरी तरह से कारण इसके जानना बेहद मुश्किल है और रिसर्च की आवश्यकता है। तो उत्परिवर्तन यहीं पर क्यों हो रहा है, इसमें एक संयोग की स्थिति का भी विवरण वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। अगर हम सिमलीपाल में टाइगर रिजर्व की जनसांख्यिकी यानी उसके डेमोग्राफी पर चर्चा करें तो अखिल ओडिशा बाघ अनुमान 2023-24 के अनुसार ओडिशा में 30 बाघ बताए जाते हैं और 30 बाघों में से 27 सिमलीपाल में स्थित हैं और जिनमें से कम 13 वयस्कों में छद्म मेलानिस्टिक होने की पुष्टि हुई है, यानी इस प्रकार के काली धारी वाले बाघ वहां पर स्थित हैं। इन 13 वयस्कों में 7 फीमेल हैं और 6 मेल हैं। तो ये हमारी पहली खबर हुई। दूसरी खबर आप जानते हैं कि हाल ही में कोलंबिया के कैली शहर में सीबीडी यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 की बैठक हुई है। हो सकता है कि पहले कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कह दिया गया हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका जो फुल फॉर्म है वो कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है और 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुआ था उसी दौरान कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हमारे सामने आता है, स्थापित होता है और जिस प्रकार से UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रियो अर्थ समिट 1992 में हमारे सामने आता है, उसी प्रकार से कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी की व्यवस्था भी हमारे सामने आती है। जो UNFCCC है उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठकें लगातार होती रही और हाल ही में COP29 की बैठक अजरबैजान के बाकू में प्रारंभ होने वाली है और इससे पहले बैठक हो चुकी है 21 अक्टूबर से 1 नवंबर, जो कि 1 नवंबर से आगे भी खींची है वार्ताओं के विस्तृत होने के कारण ये कैलिफोर्निया शहर में हुई है जैव विविधता से संबंधित CBD बैठक। इसके बारे में इसके परिणाम क्या रहे हैं, इन परिणामों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो 16वां संस्करण कैली शहर में हुआ है, 1 नवंबर तक ये वार्ता खींची है क्योंकि समय सीमा से वार्ताएं आगे बढ़ गई। 190 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया लगभग। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वैश्विक जैव विविधता से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक समझौते पर पहुंचने पर एक ध्यान केंद्रित करना। एक जो भी लक्ष्य जैव विविधता की समस्या से निपटने के लिए तय किए गए हैं, जो कि खास तौर से कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के ढांचे को अपनाया जाना चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, फंडिंग की आवश्यकताओं को कहां से पूरा किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने का मुख्यतः फोकस रहा है COP16 का। इस बात को ठीक से समझ लीजिएगा। प्रमुख समझौता आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल में COP15 की जो बैठक हुई थी वो मॉन्ट्रियल में हुई थी और इसी के अंतर्गत हमारे सामने कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क समझौता सामने आता है, जो कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें एक लक्ष्य तय किया गया था 30/30 यानी 30x30 लक्ष्य के नाम से भी इसको जानता है। इसका मतलब है कि वर्ष 2030 तक भूमि और जल क्षेत्र यानी मरीन क्षेत्र के 30% क्षेत्र को संरक्षित करने का प्रयास करना। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा 2030 तक तत्काल कार्रवाई के लिए 23 वैश्विक लक्ष्यों को रेखांकित करती है। 4 बड़े गोल इसने निर्धारित किए हैं और 23 टारगेट निर्धारित किए हैं ताकि जैव विविधता की संरक्षण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। साथ ही लक्ष्यों में यह भी निर्धारित किया गया है कि आक्रामक प्रजातियों को 50% तक कम किया जाएगा, प्रदूषण के प्रभाव को न्यूनतम करने की कोशिश की जाएगी, आनुवंशिक संसाधनों से उचित लाभ साझाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। यानी आप जानते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग रिसर्च होती है, DNA अनुक्रम का पता लगाया जाता है, DNA सीक्वेंसिंग का पता लगाया जाता है और जब DNA किसी भी ऑर्गेनिज्म की DNA सीक्वेंसिंग का पता लगा करके किसी दवाई का निर्माण होता है, ड्रग का निर्माण होता है या उसका अन्य स्तर पर इस्तेमाल होता है तो उससे कई चीजों का लाभ भी प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है तो इस तरह के लाभ का वितरण किस प्रकार से किया जाए, उसकी न्याय संगत व्यवस्था किस प्रकार से निर्मित की जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और इन लाभों को किस प्रकार से साझा किया जाए अन्य देशों के साथ, इसके लिए भी एक व्यवस्था खड़ी करनी थी। साथ ही नीति और विकास योजनाओं में जैव विविधता को शामिल करके जैव विविधता संरक्षण की दिशा में प्रयास करने के लक्ष्य भी कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत अपनाए गए थे। वित्त पोषण चुनौती महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता से संबंधित जो लक्ष्य तो हमने तय कर दिए, लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फंडिंग कहां से आएगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का भी उत्तर खोजने का प्रयास COP16 की बैठक में किया गया, क्योंकि
जैव विविधता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उनके संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुमानित प्रतिवर्ष $200 बिलियन की आवश्यकता होगी। तो कोप 16 का फोकस इन सभी मुद्दों पर था। इनके लिए कार्यान्वयन तंत्र, इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या होगा, वित्त पोषण व्यवस्था क्या होगी, कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से किया जाएगा, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा हुई है। कोप 16 के निर्णयों पर बात कर लेते हैं। सामान्यतः अभी फाइनल अप्रूवल की स्थिति हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है तो कोप 16 के परिणाम निर्णय इस प्रकार से रहे हैं कि जैव विविधता और संरक्षण चर्चाओं में स्वदेशी समूह यानी इंडिजिनस पीपल्स को शामिल करने की बात कही गई है और एक सब्सिडियरी निकाय बनाने की बात की गई है, जहां पर इनके प्रतिनिधित्व को स्थापित किया जाए और इनकी बात को सुना जाए, ताकि जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत इनकी जो मूल बातें हैं, जो कि ऐसा समुदाय है जो कि जैव विविधता के क्षेत्रों के आसपास ही रहता है, तो इनका प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए एक सब्सिडियरी निकाय, एक सब्सिडियरी बॉडी को स्थापित करने की बात हो रही है। साथ ही डिजिटल सीक्वेंसिंग इंफॉर्मेशन के लिए लाभ साझाकरण तंत्र पर चल रही बहस भी अभी अनसुलझी है, क्योंकि इसके लाभ को साझा किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सा देश कितना योगदान देगा फंडिंग के स्तर पर, इस पर एक सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए मुद्दा अनसुलझा रहा है। आनुवंशिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से होने वाले लाभों के उचित बंटवारे को संबोधित ये मुद्दा पूरा करेगा लाभ साझाकरण। जैसे कि डीएनए डेटाबेस से दवाइयां प्राप्त की जाती हैं, तो इन दवाइयों से किसी एक देश को ही लाभ ना हो, क्योंकि किसी देश में जैव विविधता के संसाधन मौजूद हैं लेकिन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस किसी दूसरे देश में परिपक्व हैं, तो किसी एक देश में जो ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर जैव विविधता मजबूत है, वहां के डीएनए सीक्वेंसिंग के माध्यम से दूसरे देश की लैब में प्रयोग किया गया, वहां पर दवाइयों का निर्माण हुआ और उसी देश ने पूरा लाभ उठा लिया। तो इसमें लाभ साझाकरण का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि जो मूल देश है जहां के ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च हुई है उसको भी इन सारी चीजों का लाभ मिले, स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिले। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि कॉप 16 में डिस्कस हुआ है। औपचारिक समझौतों में कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस प्रकार से रखी गई है कि जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन प्रयासों को एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी, आक्रामक प्रजातियों पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो सके, क्योंकि आक्रामक प्रजातियां किसी क्षेत्र की जो स्थानिक जैव विविधता है उसको नुकसान पहुंचाने में भूमिका निभाती है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता पर भी इस समझौते के अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से बात हुई। भारत ने किस प्रकार से योगदान रखा या भारत ने किस प्रकार से बात रखी, भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भागीदारी की। जैव विविधता संरक्षण पर 2025-30 तक 81,664 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय के साथ भारत ने अपनी एक अपडेटेड योजना की घोषणा की है और भारत ने यह भी कहा है कि भारत ने वर्ष 2018-22 के बीच जैव विविधता पर 32,207 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि उसकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और जो कि आप जानते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, उसके लक्ष्य 19 के बराबर है। यानी जो जैव विविधता की समस्या से निपटने के लिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त सहायता की आवश्यकता की बात है, वो कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता फ्रेमवर्क जो है उसके, जिसमें 23 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसके लक्ष्य 19 से संबंधित है, जिसके तहत जैव विविधता के लिए प्रतिवर्ष $200 बिलियन की धनराशि जुटाई जाएगी, जिसमें $30 बिलियन अंतर्राष्ट्रीय वित्त से आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से आएंगे। इसमें महत्वपूर्ण पहल के रूप में भारत ने भी कहा कि भारत के द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत ने 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक संरक्षण पहल की है। आप जानते हैं कि जो बिल्ली प्रजातियां होती हैं, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां होती हैं, वो की स्टोन प्रजाति मानी जाती है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजाति वो होती है जो उस पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए अगर उसकी उपस्थिति बनी रहती है तो वो अपने आप में जैव विविधता के बेहतर या पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्थिति को प्रदर्शित करती है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्रों में इन बिग कैट अलायंस को बना करके रखना, इन 7 कीस्टोन प्रजातियों को बनाए रखना जैव विविधता के बेहतर संकेतकों में शामिल किया जाता है और इसी संदर्भ में भारत की अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में वर्ष 2014 के 26 रामसर स्थलों के मुकाबले वर्तमान में
85 रामसर स्थल स्थापित हो चुके हैं, जो भविष्य में जिनकी संख्या बढ़कर के 100 हो सकती है। स्कोप 16 बैठक में भारत ने यह भी कहा है, जो भारत की प्रतिबद्धताओं को अभिव्यक्त करती है। तो ये सब बातें भारत की तरफ से कही गई हैं, जो उसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है, किस प्रकार से वो जैव विविधता के संरक्षण के प्रति एकदम कटिबद्ध है। एक और मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है, जिसको हम तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के नाम से जानते हैं, क्योंकि केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में केरला के 10 तटीय जिलों से संबंधित इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। आप तटीय जिले कौन कौन से हैं जिनके लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है, अप्रूवल दिया गया है। यह है कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड, मल्लापुरम, थिरुसूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, अलाप्पुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम। इनके लिए मंजूरी प्रदान की गई है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा। केरल के 10 तटीय जिलों के लिए कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान यानी तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को अनुमति प्रदान कर दी गई है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान तटीय विनियमन क्षेत्र यानी कोस्टल रेगुलेशन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के अनुरूप है, जो समुद्र की ओर निर्माण सहित विकास के लिए नियमों में ढील देती है। कार्यान्वयन से संबंधित जो इसकी प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होगी कि केरल को 1 महीने के भीतर केरल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण की वेबसाइट पर अनुमोदित कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान प्रकाशित करना होगा, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना प्रकाशित करनी होगी और सभी भावी CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन मंजूरी आवेदन CRZ अधिसूचना 2019 का पालन करेंगे। अगर आप कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में और उसके वर्गीकरण के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि इसके बारे में जानने के लिए हमने इस पर एक विस्तृत वीडियो की है और उस विस्तृत वीडियो का आपको उल्लेख प्राप्त हो जाएगा यहां पर। अगर आप हमारी जो पुरानी वीडियो देखेंगे एनवायरमेंट दिस वीक की, तो हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो वहां पर आप कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3 और 4 के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम यहां पर सीधे तौर पर आपसे कुछ बातें करते चले जाएंगे। केरल पर किस प्रकार से प्रभाव होगा इस पूरी योजना का? केरल की जो तट रेखा है वो 590 किलोमीटर तक फैली है। तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा माना जाता है, विशेष रूप से जो तटीय जिले हैं उनमें जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। कोस्टल रेगुलेशन जोन व्यवस्था केरल में 5 निगमों, 36 नगर पालिकाओं और 245 ग्राम पंचायतों को प्रभावित करती है, जिसका उद्देश्य है जनसांख्यिकीय दबावों का प्रबंधन करना और बड़े पैमाने पर CRZ नियम उल्लंघनों को संबोधित करना। इसका पूरा इस प्रकार से ये मामले संबोधित किए जाएंगे। और इसी तरह से आप जानते हैं कि जो केरल में 5 निगम है, 36 नगर पालिकाएं हैं और 245 ग्राम पंचायत हैं, जिसको ये कोस्टल रेगुलेशन जोन प्रभावित करेगा, इसका मुख्यतः उद्देश्य है जनसांख्यिकीय दबावों का प्रबंधन करना, क्योंकि केरल के कोस्टल एरिया में जनसंख्या घनत्व ज्यादा बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा है। तटीय क्षेत्रों में ही वहां पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान अनुमोदन के लाभ क्या होंगे? इसके लाभ इस प्रकार से होंगे कि नए निर्माण और घरों की मरम्मत पर प्रतिबंधों में ढील देने से 10 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलने की इससे उम्मीद है। 122 स्थानीय निकायों में नो डेवलपमेंट जोन को 100 मीटर से घटाकर 50 मीटर किया गया है तथा घनी आबादी वाले CRZ थर्ड ए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया है। यानी वहां पर विकास कार्य किसी न किसी प्रकार के कैटेगरी वाइज अब संभव हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है, पुनर्वर्गीकरण किया गया है, इससे CRZ2 क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति मिल गई है तथा जो नो डेवलपमेंट जोन है वो पिछले नियमों के तहत 239.431 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 108.396 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। इससे क्या होगा? इससे जो कुछ विकास कार्य करने में मदद मिलेगी, जिनकी भी एक कैटेगरी बनाई गई है। इसको जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3, 4 है, इसको ठीक से आपको समझना है। तो मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट दिस वीक पर ही हमने इसको पूरी तरह से कवर किया है, वहां जाकर के इसको देख लीजिएगा ताकि आपको ये पूरी व्यवस्था समझ में आ जाए। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से इसके दायरे को घटा करके डेवलपमेंट गतिविधियों को बढ़ाने पर जोर दिया गया है कोस्टल रेगुलेशन जोन मैनेजमेंट प्लान के माध्यम से। इस सारी योजना का एक प्रभाव भी होगा और प्रभाव किस पर होगा? मैंग्रोव वनों पर होगा, क्योंकि मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में
पाए जाते हैं, बड़े स्तर पर पाए जाते हैं। और जो मैंग्रोव वन है वो पारिस्थितिकी तंत्र को, तटीय क्षेत्र की पारिस्थितिकी तंत्र को प्रबंधित करने में, उसको बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैंग्रोव बफर जोन को 4300 हेक्टेयर से घटाकर 2500 हेक्टेयर इसके अंतर्गत कर दिया गया है, जिससे मैंग्रोव की कमी और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित पारिस्थितिकीय प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत जो निजी होल्डिंग्स हैं, जो प्राइवेट होल्डिंग्स हैं, उसमें स्थित मैंग्रोव वनस्पतियों के आसपास अनिवार्य बफर जोन को भी हटा दिया गया है, जिससे मैंग्रोव वनों पर इस योजना की नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है, और जो केरल के तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एक नुकसानदेह व्यवस्था के रूप में भी हमारे सामने हो सकता है, क्योंकि तटीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को बनाए रखने के अंतर्गत मैंग्रोव वनों का बेहद ज्यादा महत्व है, क्योंकि वहां पर मछली सहित कई प्रजातियां प्रजनन करती हैं और जैव विविधता के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ग्लेशियल झीलों का विस्तार। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि बहुत तेजी से ग्लेशियल झीलों का विस्तार हो रहा है। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है जो अपने आप में एक चिंता की बात है। तो हिमालयी ग्लेशियल झीलों का यानी हिमनद झीलों का विस्तार हुआ है जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के सामान्य तापमान में होने वाली वृद्धि, उसके कारण हिमालयी हिमनद झीलें 2011 में 5,33,401 हेक्टेयर से 2024 में 10.81% बढ़कर के 5,91,108 हेक्टेयर हो गई हैं, हो जाएंगी। इस प्रकार का अनुमान लगाया गया है 2024 के अंत तक। भारत की झीलों में 33.7% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसका क्षेत्रफल 2011 में 1,962 हेक्टेयर से बढ़कर सितंबर 2024 तक 2,663 हेक्टेयर हो जाएगा। और ग्लेशियल झीलों के विस्तार से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर ये ग्लेशियल झीलें फट जाती हैं यानी अचानक इनसे पानी का रिसाव हो जाए तो बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आने की संभावना रहती है। और आप 2023 में जो केदारनाथ त्रासदी है उसके अंतर्गत इसका एक उदाहरण देख चुके हैं, जिसका एक उदाहरण ये माना गया था कि वहां जो एक लेक बन गई थी, हालांकि उसके बारे में ये भी है कि वो ग्लेशियल लेक नहीं थी, लेकिन नीचे आते हुए पानी से एक प्राकृतिक झील का निर्माण हुआ था। अचानक उससे रिसाव हुआ और बहुत तेजी से 2013 में बाढ़ आई थी। पिछले साल भी एक घटना हुई थी जहां पर ग्लेशियल लेक आउटबस्ट की घटना उत्तराखंड में देखने को मिली थी, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ था। उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। भारत में 67 झीलों की सतही क्षेत्रफल में 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई है, जिससे में ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड के लिए उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आ जाएंगी। ये ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड क्या होता है? मान लिया ग्लेशियर के पिघलने से एक पानी की यहाँ पर झील बन जाती है, और अगर ये प्राकृतिक झील बन गई और ये झील अचानक इससे पानी का रिसाव होने लगे, तो इतनी तेजी से रिसाव होता है कि निचले वाले क्षेत्रों में न केवल जन हानि होती है बल्कि संपत्ति की भी हानि होती है और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचता है। सर्वाधिक उल्लेखनीय विस्तार वाले राज्यों में यानी जहां पर ग्लेशियल झीलों का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है, वे राज्य कौन से हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। जलवायु प्रभाव और जोखिम किस प्रकार से हैं? आप जानते हैं कि जिस प्रकार से वैश्विक तापन की समस्या ग्रीन हाउस गैसों के कारण सामने आ रही है, उसके कारण जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके कारण यानी बढ़ते तापन के कारण ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जारी है। इससे निचले इलाकों में समुदायों, बुनियादी ढांचे और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। किस प्रकार से होता है अभी हमने देखा। इसके लिए जरूरी है कि उपग्रह प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत एडवांस स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाए, इसकी निगरानी की जाए, और केंद्रीय जल आयोग 10 मीटर की सटीकता के साथ बहुत ही सटीक तरीके से सभी प्रकार के मौसम में निगरानी के लिए सेंटिनल-1 SAR और सेंटिनल-2 मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी का उपयोग करके निगरानी करने की कोशिश भी कर रहा है। उपग्रह निगरानी से झील के आकार में होने वाले परिवर्तनों का समय पर पता लगाना संभव हो जाता है, जो कि शीघ्र हस्तक्षेप और आपदा प्रतिक्रिया के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगर हम सीमा पार जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो वो इस प्रकार से है कि साझा नदी घाटियों के कारण विस्तारित होती झीलों से पड़ोसी देशों भूटान, नेपाल और चीन के लिए भी एक खतरा पैदा होता है, जिससे इसके अंतर्गत एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, यानी संयुक्त निगरानी, डेटा साझाकरण और क्षेत्रीय सहयोग का इस रिपोर्ट के अंतर्गत आह्वान किया गया है।
पूर्व चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन की विशेष रूप से आवश्यकता है। पूर्व चेतावनी प्रणाली, बेहतर आपदा प्रबंधन योजनाएं और सामुदायिक जागरूकता पहलों की आवश्यकता पर इसके अंतर्गत रिपोर्ट बल दिया गया है। और ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों में पानी के बहाव को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्यों भेजा गया? आपके ऑप्शंस हैं सिमलीपाल में बाघों की आबादी बढ़ाना, आनुवंशिक पूल में विविधता लाना और अंतः प्रजनन संबंधी मुद्दों का समाधान करना, बाघ प्रवास पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए, या बाघिन के लिए अधिक शिकार के मैदान उपलब्ध कराना। दूसरा प्रश्न है 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क का 30x30 लक्ष्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? कृषि भूमि उपयोग में 30% की वृद्धि, केवल 30% वनों की सुरक्षा करना, 2030 तक 30% भूमि और जल क्षेत्र का संरक्षण करना, 2030 तक औद्योगिक उत्सर्जन में 30% की कमी लाना। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा प्रश्न क्या है? किस मंत्रालय ने केरल के 10 तटीय जिलों के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? आपके ऑप्शंस हैं जल संसाधन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कृषि मंत्रालय। और चौथा प्रश्न है किन भारतीय राज्यों में हिमनद झील क्षेत्रों में सर्वाधिक उल्लेखनीय विस्तार हुआ, जो कि ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स के उच्च जोखिम को दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तीसरा ऑप्शन है बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड। और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।